हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का ही सेकंड पार्ट है, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक मूवमेंट तक कवर करने के बाद में जो आगे के टॉपिक्स होते हैं वही मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेटिज्म की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हम मैग्नेटिक मूवमेंट एक बार फिर पढ़ेंगे और टॉर्क भी पढ़ेंगे। तो यह है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिज्म तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म ही हम अभी तक पढ़ रहे थे। है ना? अब हम करंट कैरिंग एलिमेंट्स की बजाय मटेरियल्स पर ध्यान देंगे। मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी which is found in some elements due to which they attract or repel other elements like ferrous, cobalt, निकल। यानी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि फेरस, कोबाल्ट, निकल, इनको अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्शन और रिपल्शन की इस प्रॉपर्टी को ही हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम जिस मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं वो है नेचुरल मैग्नेटिज्म, जो आपको मटेरियल्स में पहले से ही मिलेगा। नेचुरल मैग्नेटिज्म। और एक मैग्नेटिज्म होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म जिसको हम मैन मेड मैग्नेटिज्म भी कहते हैं या मैन मेड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। करंट कैरिंग एलिमेंट्स या करंट कैरिंग वायर की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। ठीक है ना? जैसे कि फेरस हुआ, ठीक है ना, हेमेटाइट हुआ, Fe2O3 हुआ, अलग अलग मटेरियल्स हुए जैसे कॉपर हुआ। तो इनमें किस तरह का मैग्नेटिज्म पाया जाएगा इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको हम बार मैग्नेट। उसके बाद में जो आएगा बार मैग्नेट के बाद में वो आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, जो हमने कल भी पढ़ा था। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर थर्ड हम यहाँ पे पढ़ेंगे टॉर्क। फोर्थ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। और फिफ्थ हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये चैप्टर कंटेंट्स रहेंगे। तो ये मैग्नेटिज्म वाला पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल की एक रॉड होगी, छड़, इस तरह से, तो ये एक रॉड है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होगी, जनरली सॉफ्ट आयरन की होती है, छड़ है ये, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो इसे आप बार मैग्नेट कहेंगे। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक तो ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होगी और एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा। अगर ऐसी कोई रॉड लेते हैं आप जो कहीं से पतली कहीं से मोटी है, इस तरह की कोई रॉड ले लिया आपने जो कहीं मोटी है कहीं पतली है, तो इसको आप बार मैग्नेट नहीं कहेंगे। बार मैग्नेट होने का मतलब ये है कि उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। और सॉफ्ट आयरन यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जनरली बनी होती है। इसकी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस आते हैं। बार मैग्नेट सामने से आपको ऐसे दिखाई देगी। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें ये होती है कि इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें दो पोल्स होते हैं, और इनका जो मैग्नेटिक होता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है पोल्स की, कि ये स्ट्रांग हैं या फिर वीक हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ पोल्स इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। इसको पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। और पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस m का मतलब नॉर्थ पोल होता है और माइनस m का मतलब साउथ पोल होता है। बार मैग्नेट के अंदर पोल स्ट्रेंथ दोनों की सेम होती है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो और चाहे वो साउथ पोल हो। दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होती है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का अपोजिट नेचर होता है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो ये प्लस m और ये माइनस m होता है। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो एम्पियर इनटू मीटर होती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, डॉक्टर ने बोला टाइम लगेगा। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर इनटू मीटर। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पोल स्ट्रेंथ इज स्केलर क्वांटिटी। पोजीशन इनकी जो होती है लिटिल
inside the faces, इस मैग्नेट के जो फेस होते हैं उससे थोड़ा सा अंदर होती है, और इसलिए इसकी लेंथ को भी अलग अलग बोला जाता है। इस पूरे की जो लेंथ होती है मैग्नेट की, वो इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ है L। पोजीशन जो इसकी पोल्स की होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो हल्का सा इसके अंदर, फेस के अंदर होते हैं, और इन पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। और ये इफेक्टिव लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ की अप्रोक्सीमेटली 5/6 टाइम्स होती है। ये प्रॉपर्टी है, पोल्स बिल्कुल फेस पे ना होकर के उसके अंदर थोड़ा सा होते हैं। वैसे बार मैग्नेट की जो लेंथ होती है उसको ज्योमेट्रिक लेंथ ही मान लिया जाता है, बट इफेक्टिव लेंथ इसकी 5/6 L होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है M×L। M पोल स्ट्रेंथ है और L इसकी लेंथ है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर/मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। तो अगर ये बार मैग्नेट है आपका, और मान लीजिए कि यहाँ पर साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। मैग्नेट के बाहर देखोगे आप तो नॉर्थ से एग्जिट होती हुई और साउथ में एंटर होती हुई दिखेगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट है M×L। तो इसी से आप मैग्नेट को डिसाइड करेंगे कि मैग्नेट किस तरह से रखा है। तो कोई मैग्नेट अगर ऐसे रखा है, इसका एरो दिखाएगा आपको कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरह से है। तो अगर ये मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरह से रखा है, अगर ये इस तरह से रखा है या ये इस तरह से रखा है,
तो आप समझ जाना कि इसका मतलब साउथ पोल यहाँ पर है और नॉर्थ पोल यहाँ पर है। नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और इस तरह से हम बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पोल स्ट्रेंथ जो हमने स्मॉल एम लिया था, ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है इस मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन पर। जनरली पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मैग्नेट जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका पोल स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। और पोल स्ट्रेंथ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर पोल स्ट्रेंथ घटती है, क्योंकि हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही जनरली पार मैग्नेट लेते हैं और इनका मैग्नेटिज्म टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाता है। ठीक है ना? पोल स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। ये मैग्नेट की लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, मोटाई पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपके पास में दो मैग्नेट ऐसे होते हैं, दोनों की लेंथ अगर बराबर है लेकिन क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है कम है और ये बड़ा है, तो जिसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है उसका पोल स्ट्रेंथ भी बड़ा होगा। अगर आप लेंथ को बढ़ा भी देंगे, जैसे ये लेंथ मान लेता हूँ 2L है लेकिन क्रॉस सेक्शन इसका A1 के बराबर है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ भी M1 के बराबर ही होगा, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है। तो पोल स्ट्रेंथ भी दोनों का सेम हो जाएगा, लेंथ चाहे अलग अलग हो जाए, लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना? लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है जो M×L है वो तो पोल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये डिपेंड किस पर करेगा? क्रॉस सेक्शन पर, लेंथ पर और टेम्परेचर पर। क्योंकि क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर पोल स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेंगे और लेंथ है ही। 9th, अगर टू मैग्नेट्स आर एट एंगल थीटा तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। मैग्नेट के बीच में एंगल कैसे पता लगाया जाता है वो आप देखना है यहाँ पर। जैसे ये दो मैग्नेट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, है ना? अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये भी दे रखा है 60 डिग्री, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में थीटा 60 हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा पोल्स की लोकेशंस पर कि पोल्स किस तरह से अरेंज किए गए हैं।
मान लीजिए यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ इसका साउथ है, इसका नॉर्थ है, यहाँ इसका नॉर्थ है और इसका साउथ है। तो आप सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट बनाएंगे, तब आपका एंगल क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता है साउथ से नॉर्थ बनता है, तो ये बन गया, ये बन गया। पीछे ले जाएंगे इसको, इसको भी, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ तो ये एंगल 60 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो साउथ से नॉर्थ ये बन गया, ये बन गया। और दूसरे मैग्नेट का साउथ से नॉर्थ इस तरफ बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट तो साउथ से नॉर्थ होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक वेक्टर इस तरफ है m1 और एक वेक्टर इस तरफ है, इधर दोनों वेक्टर इस तरफ है। तो इस वाली प्रॉब्लम में अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m1 है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m2 है, तो इनके बीच में एंगल 60 डिग्री ही रहेगा। लेकिन यहाँ m1 और m2 का मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आएगा, तो भले ही एंगल 60 हो, लेकिन आपको तो इन दोनों के बीच का एंगल ही लेना पड़ेगा। तो एंगल 60 ना होकर के यहाँ 120 लिया जाएगा। तो इस वाले केस में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 60, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 120। तो इस तरह से आप एंगल पता लगाएंगे, और एंगल पता लगाने के बाद में ही आप नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, तब आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए इस तरह का मैग्नेटिक अरेंजमेंट आपको मिलता है, और यहाँ लिखा है साउथ, यहाँ लिखा है नॉर्थ, यहाँ लिखा है साउथ, यहाँ लिखा है नॉर्थ, यहाँ लिखा है नॉर्थ और यहाँ लिखा है साउथ। ऑल द मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल। तो बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। तो जैसा मैंने आपको सिखाया है, आप मैग्नेटिक मोमेंट के एरो से देखेंगे। साउथ से नॉर्थ एरो बनाएंगे तो एक एरो ये बनेगा, साउथ से नॉर्थ बनाएंगे तो एक एरो ये बनेगा, साउथ से नॉर्थ बनाएंगे तो एक एरो ये बनेगा। तो पहले आप इन दोनों एरोस को देखिए जो ऊपर दिख रहे हैं आपको। आइडेंटिकल मैग्नेट है, इसका मतलब तीनों की लेंथ सेम है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये एंगल 60 डिग्री होगा,
तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। m और m, दो m हो गए, तो इन दोनों का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 60। cos 60 की जगह आप 1/2 रखेंगे तो ये √3m हो जाएगा। दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बीचों बीच। अब आपके पास में कौन मैग्नेटिक मोमेंट बच गया? एक तो ये बच गया जो आपने पता लगाया है अभी, m डैश, जिसकी वैल्यू √3m है, और दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट तो वही है जो बच गया था, वो इस तरफ है, ये वाला, ये वाला, और ये m ही है। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा m डैश स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और cos 90 का तो 0 हो जाएगा। m डैश की जगह आप √3m रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये 3m स्क्वायर हो जाएगा, 4m स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद में 2m, यानी कि इस अरेंजमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट 2m आ जाएगा। इसको दोबारा जरूर देखिएगा एक बार। आप सपोज कीजिए कि अगर ऐसे अरेंजमेंट आता है आपके सामने, है ना, 3 मैग्नेट्स का या 4 मैग्नेट का आता, मान लीजिए इस तरह का अरेंजमेंट आता है आपके सामने, ये 4 मैग्नेट्स हैं। आप साउथ नॉर्थ को देख करके पता लगाया करें। यहाँ दे दिया उसने साउथ नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये साउथ, ये नॉर्थ। अब आप एरो बनाएंगे, मैग्नेट का एरो, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है अंदर, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट ये बन जाएगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट ये बन जाएगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ ये बन जाएगा। चारों आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं। तो आप यहाँ बना के देखेंगे तो एक मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट, तीसरा मैग्नेटिक मोमेंट और चौथा मैग्नेटिक मोमेंट, क्लोज लूप बन गया। यहाँ पर क्लोज लूप बन गया है सबका, देखिए आप, और आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं, नेट मैग्नेटिज्म 0 हो जाएगा। ठीक है। नंबर 10, बेंडिंग ऑफ द बार मैग्नेट। अगर आपने बार मैग्नेट को मोड़ दिया है, जैसे ये बार मैग्नेट था और इसको आपने मोड़ करके एक आर्क बना दी है, ठीक है।
पहले ये ऐसा था और इसको आपने मोड़ दिया बीच में से और मोड़ करके इसने एक आर्क का शेप ले लिया है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर साउथ था और ये नॉर्थ था, लेंथ इसकी एल थी, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट था m इंटू एल। अब साउथ यहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ पर है, थीटा एंगल ये हो गया, ये तो लंबाई एल ही है लेकिन रेडियस आर हो गई। तो अब पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो ये आएगा। तो पोल्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया, x। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m इंटू एक्स, ये x। ये एंगल थीटा है, तो आधा एंगल हो जाएगा थीटा बाय 2। इसको मैं O ले लेता हूँ, इसको मैं P ले लेता हूँ। थीटा बाय 2, ये रेडियस हो गई r, और ये x बाय 2 आधा हो गया। आप साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ये आएगा x बाय 2r। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2r साइन थीटा बाय 2। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, l है, आर्क हो गया l, तो l बराबर यहाँ पर है r थीटा। तो r की जगह आप चाहें तो l बाय थीटा रख दें, 2 मैंने बाहर ले लिया, r की जगह l बाय थीटा, और ये है साइन थीटा बाय 2 ml साइन थीटा बाय 2, और नीचे है थीटा, ऊपर है 2। तो शॉर्टकट में ये फॉर्मूला बन जाएगा m डैश बराबर m साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2। अब आप तुरंत यूज कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट रिलेशन आपके सामने आ गया है। जैसे कि अगर ये कोई बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको m दिया है और आपसे ये बोला गया कि भैया इसको हमने 90 डिग्री पर मोड़ दिया है, तो थीटा की जगह यहाँ पर 90 डिग्री हो गया है, यानी कि पाई बाय 2 हो गया है। तो यहाँ पे आधा लेना पड़ेगा आपको, तो m डैश बराबर हो जाएगा m साइन 90 का हाफ 45 डिग्री। यहाँ थीटा की जगह पाई बाय 2 रखेंगे, पाई बाय 2 और 2 पहले से है तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, 4m बाय पाई, और साइन 45 की जगह 1 बाय रूट 2। m4 को 2 इंटू 2 लिखिएगा आप, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 m बाय पाई। 20 सेकंड से पहले आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि किस तरह से आपने बेंड किया है, और बेंड करने के बाद में इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस बार मैग्नेट का डिवीजन करें, तो बार मैग्नेट को डिवाइड करने के भी हमारे पास में दो तरीके होते हैं। अगर आप बार मैग्नेट को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि आपको दो बराबर लेंथ के टुकड़े मिलें, बराबर लेंथ के टुकड़े मिले अगर, यानी इस तरह से आपने डिवाइड किया, तो ये डिवीजन कहलाता है अलोंग द लेंथ।
और बार मैग्नेट को अगर आपने इस तरह से डिवाइड किया है कि ये बार मैग्नेट को दो परपेंडिकुलर पार्ट्स में यानी कि दो छोटी छोटी लंबाई के टुकड़ों में बांट रहा है, तो इस डिवीजन को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर टू लेंथ। जब आप अलोंग द लेंथ बांटेंगे तो लेंथ तो बिल्कुल सेम रहेगी हर पार्ट की, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू लेंथ जब आप काटेंगे, जैसे आपने इस मैग्नेट को ऐसे काट दिया है, तो लेंथ आपको दिख ही रहा है डिवाइड हो जाएगी, लेकिन मोटाई डिवाइड नहीं होगी। जिसमें ए सेम रहेगा उसमें पोल स्ट्रेंथ भी सेम रहेगा, और जिसमें ए डिवाइड हो जाएगा उसमें पोल स्ट्रेंथ भी डिवाइड हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कोई बार मैग्नेट है और आपने इसको इसके लेंथ के अलोंग दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आपको दो पतले पतले मैग्नेट मिलेंगे। ऐसे आपने इसको डिवाइड कर दिया बीच में से, तो लेंथ इसकी एल थी, तो इन दोनों टुकड़ों की लेंथ एल रहेगी। इसकी मोटाई आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन जो था इसका वो ए था, यहाँ इन दोनों का क्रॉस सेक्शन आधा आधा हो जाएगा, तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी आधी हो जाएगी। तो इसका अगर आपने मैग्नेटिक मोमेंट लिया था तो वो m इंटू एल आएगा, लेकिन अगर इसका एक पार्ट का ले रहे हैं आप तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया, लंबाई वही रही, तो m/2 हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ? पोल स्ट्रेंथ की वजह से हुआ। तो इस तरह से आप मैग्नेट जिस तरह से डिवाइड होगा आप मैग्नेटिक मोमेंट पता लगा लेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, अलोंग द लेंथ या फिर परपेंडिकुलर टू लेंथ। 12 नंबर पर आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ये इंपॉर्टेंट है। बार मैग्नेट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कौन कौन सी लोकेशन इसमें इंपॉर्टेंट होती है, पहले आप ये ध्यान से देखिएगा। वो लाइन जो दोनों पोल्स को जोड़ती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। ये कहलाती है एक्सिस। पॉइंट पी इसके एक्सिस पर है, मान लेता हूँ कोई पॉइंट पी है जो इसके एक्सिस पर है। पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो हमेशा मैग्नेट के सेंटर से नापा जाएगा, तो मैग्नेट के सेंटर से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ आर है। ठीक है। एट द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है 2km/r³। m इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट है और एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है 2km/r³, उसकी डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की है। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी साउथ से नॉर्थ ही होती है। तो ये डायरेक्शन होती है बी एक्सिस की।
तो आप लिख सकते हैं कि बी एक्सिस जो होता है 2km/r³, m की डायरेक्शन में ही होता है। इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो होता है वो इक्वेटर होता है। इक्वेटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बार मैग्नेट। तो अगर ये बार मैग्नेट है तो ये इसकी एक्सिस होगी, और एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन जो होगी वो इसका इक्वेटर होगा। पॉइंट पी जो इसके इक्वेटर पर सेंटर से r डिस्टेंस पर है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और इक्वेटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है km/r³ होता है, यानी कि एक्सिस का आधा होता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। आप देखिए ये डायरेक्शन नॉर्थ यहाँ पर है, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो बी एक्सिस और बी इक्वेटर में जो रिलेशन होता है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर के मैग्नेटिक फील्ड का डबल तो होता ही है, साथ में नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। अगर r जो है वो ज़्यादा छोटा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉट सो ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, तब एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है 2km/r² माइनस L²/4 होल स्क्वायर। और इक्वेटर पर km/r² प्लस L²/4 की पावर 3/2। ये केवल आप याद करने के लिए, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर, देखिए आज जो भी हमने पढ़ा है पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप इन बातों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा, दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन इससे बाहर आएगा नहीं, और मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखवा दिया आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट शुरू किया था मैंने, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7, 8, फिर ये 9, 10, 11, ये 12, और अब ये है 13। मैग्नेटिक फील्ड of the system
ऑफ बार मैग्नेट्स। इसका तरीका यही होता है कि आप पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे, या तो वो पोजीशन एक्सिस पर होगी और या वो इक्वेटर पे होगी, उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको सामने आता है। अब यहाँ लिखा है, मान लीजिए S, यहाँ लिखा है N, यहाँ लिखा है S, यहाँ लिखा है N, यहाँ लिखा है S, यहाँ लिखा है N। ऑल द मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो R डिस्टेंस पर दिया है। अब आप देखिए पॉइंट P किस पर है, एक्सिस पर है कि इक्वेटर पे है। तो सबसे पहले तो आप एक्सिस की पहचान कर लीजिए, ये इसकी एक्सिस होगी, यहाँ पर ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पर ये इसकी एक्सिस है। पॉइंट P कहाँ पर दिख रहा है आपको? अगर मैं मैग्नेट के नाम डाल देता हूँ, ये मैग्नेट नंबर 1 है, ये मैग्नेट नंबर 2 है और ये मैग्नेट नंबर 3 है। तो पॉइंट P कहाँ पर है? एक्सिस पर है मैग्नेट नंबर 1 के, ये नंबर 1 है, इसकी एक्सिस पर है। इसका एक्सिस तो यहाँ पर आ गया नंबर 2 का या नंबर 3 का, नंबर 2 का एक्सिस यहाँ पर आया। पॉइंट P एक्सिस पर दिख नहीं रहा, इक्वेटर पर दिख रहा है। तो इक्वेटर ऑफ मैग्नेट नंबर 2 और इक्वेटर ऑफ मैग्नेट नंबर 3 एक्सिस पर है, तो फॉर्मूला आप लगा देना 2km/r³। इक्वेटर पे है km/r³, इक्वेटर पे है km/r³। काम इससे नहीं चलेगा, अभी अब डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ ही होता है, तो आप साउथ से नॉर्थ चेक कर लीजिए। इसका साउथ से नॉर्थ इधर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आएगा, इसका मतलब ये B1 आ गया। इक्वेटर पर नॉर्थ से साउथ होता है, तो इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा नंबर 2 का, और नंबर 3 का नॉर्थ से साउथ होता है तो इधर आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ये B2 है और ये B3 है। अब आपको समझ में आ गया कि पॉइंट पर B1 इस तरफ है, B2 अपोजिट है और B3 इसके परपेंडिकुलर है। B1 की जगह 2km/r³ में से km/r³ बढ़ जाएगा, तो इधर की तरफ km/r³ बच जाएगा, और नीचे तो B3 है ही, B3 अपने आप में km/r³ है ही। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा यहाँ पर √2 km/r³ आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं और उन दोनों का मैग्नीट्यूड km/r³ है। इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये, और आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 15-20 सेकेंड के अंदर। आपको पता है सटीक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बिना कोई घुमाई फिराई के आप तुरंत पहचाने कि पॉइंट की पोजीशन क्या है, एक्सिस या फिर इक्वेटर। और ये मैंने आपको बताया है कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में होता है, कहाँ पर, साउथ से नॉर्थ। और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसके अपोजिट होता है, नॉर्थ से साउथ।
तो नॉर्थ से साउथ ये बन गया B2, नॉर्थ से साउथ ये बन गया B3, साउथ से नॉर्थ ये बन गया B1, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। पॉइंट P पर आप तीनों मैग्नेटिक फील्ड बना दीजिए। साउथ से नॉर्थ तो B1 इधर आएगा, B2 की डायरेक्शन इसके अपोजिट आ रही है तो B2 को यहाँ बना दीजिए। B3 नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है तो B3 नीचे बना दीजिए। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगे और आपको नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे हम और हमारा मैग्नेट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो टिल देन बाय।